मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी न करें ये तो गलत बात है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कृष्णा एडू क्लासेस वेयर एक्सीलेंस इज द ट्रेडिशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीपीयू स्केड्यूलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। सीपीयू स्केड्यूलिंग यानी सीपीयू के पास जो भी टास्क आते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। जैसे आपके घर का भी एक स्केड्यूल होता है, एट अ टाइम आपको कौन से टास्क पहले करने हैं, कौन से टास्क बाद में करने हैं, वैसे ही सीपीयू के पास भी खुद का एक स्केड्यूल होता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके स्केड्यूलिंग समझाने के लिए हमने इसमें कुछ एनिमेटेड स्टोरीज का भी यूज किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक जरूर रहना, वरना आप कुछ बहुत बेहतरीन मिस कर दोगे। तो सीपीयू स्केड्यूलिंग is a process which allows one process to use the CPU while the execution of another process is on hold. इसका मतलब यह है कि CPU scheduling एक ऐसा प्रोसेस है जो एक टाइम पर CPU को यूज करने का CPU को यूज करने का प्रोसेस देता है, जबकि दूसरा प्रोसेस जो है वो होल्ड में रहता है। होल्ड यानी वेटिंग स्टेट में रहता है, नहीं तो रेडी स्टेट में रहता है। वेटिंग यानी वो प्रोसेस कंप्लीट करके वेट करता रहता है अपने टर्न का, कुछ पोर्शन कंप्लीट करके या तो वेट कर रहा होगा अपने टर्न का, या फिर वो अभी अभी क्यू में आया होगा। धीरे धीरे हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। The another process is in waiting state due to unavailability of any resource like input, output, etc. thereby making full use of CPU. इसका मतलब ये है कि जो दूसरा प्रोसेस है जो होल्ड में है वो वेटिंग स्टेट में रहता है, क्योंकि और कोई रिसोर्स जो है उस टाइम पर अवेलेबल नहीं रहता है। The aim of CPU scheduling is to make the system efficient, fast and fair. सिस्टम को बहुत ही एफिशिएंट यानी तेज, बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट और फेयर, अच्छे तरीके से यूज करने का हमें ये प्रोसेस देता है। अब सीपीयू स्केड्यूलिंग कितने तरीकों से होती है? फ्रेंड्स, सीपीयू स्केड्यूलिंग के दो तरीके हैं हमारे पास। एक है प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग एंड अनदर वन इज नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग। प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग जब कोई प्रोसेस वर्क कर रहा है और उसके रास्ते में कोई दूसरा प्रोसेस आया, लेकिन वो प्रोसेस जो है उससे हाई प्रायोरिटी का है। कोई काम कर रहे हो आप सपोज दैट, और उससे हाई प्रायोरिटी का काम कोई आपको याद आ गया, तो सबसे पहले उसे करने जाओगे। दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव, जो एक बार काम स्टार्ट कर दिया वो काम खत्म कर लेगा, उसके बाद ही वो दूसरे काम पे जाएगा। तो उस तरीके से नॉन प्रिमिटिव है। इसको समझाने के लिए एक छोटे से वीडियो क्लिप का भी हमने इस्तेमाल किया है। छोटी सी एनिमेटेड स्टोरी है, पहले उस स्टोरी को आप देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अरे वाह, कितना मजेदार शो आ रहा है। बेटा लाओ रिमोट मुझे दे दो, मुझे न्यूज़ देखना है। ठीक है पापा, आप रिमोट ले लो, मैं बाद में अपना शो देख लूंगा। थैंक यू बेटा। अरे वाह, क्या शो आ रहा है, मजा ही आ गया। आज तो पूरा शो कंप्लीट करके रहूंगा। बेटा चलो न्यूज़ लगा दो, अब बहुत देख लिए तुम टीवी। ये क्या पापा, अभी अभी तो मैं बैठा हूँ टीवी देखने, आप अभी आ गए रिमोट मांगने। झूठ मत बोलो बेटा, मैं देख रहा हूँ तुम काफी देर से टीवी देख रहे हो। मेरा आधे घंटे का शो है, मैं कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद ही आपको रिमोट दूंगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा उसमें 2 वेज ऑफ स्केड्यूलिंग थे हमारे पास, एक प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग और दूसरा नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग। उसमें आपने देखा एक सुधरा हुआ बच्चा था, वो हमारा प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग था। सुधरा हुआ बच्चा क्या कर रहा था कि जैसे ही पापा वो टीवी देख रहा था, जैसे उसके पापा आए उससे रिमोट मांगा, उसने तुरंत उस बच्चे ने पापा को रिमोट दे दिया। लेकिन जो हमारा बिगड़ा हुआ बच्चा था उसने क्या किया, बोला नहीं पापा, पहले मैं अपना शो खत्म कर लूंगा, उसके बाद ही आपको रिमोट दूंगा। तो हमारा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग भी इसी टाइप का है कुछ।
प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग थोड़ा सा सुधरा हुआ है, तो वो क्या करता है कि उसे दिखता है कोई भी हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस उसके सामने आ गया, जैसे कि उस लड़के ने देखा था उसके पापा आ गए, यानी पापा की प्रायोरिटी हाई थी, तो हाँ कोई भी हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया सामने, तो वो क्या करेगा कि अपना सीपीयू उसे दे देगा और वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। वर्क करता रहेगा बट वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। अब वो वेट करेगा कि कब उसका टास्क खत्म हो जाता है, उसके बाद मैं अपना टास्क स्टार्ट करूंगा। लेकिन नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग में जब हम आते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर एक बार सीपीयू किसी को मिल गया तो तब तक वो सीपीयू नहीं छोड़ेगा जब तक वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर लेता। जैसे हमारा बिगड़ा हुआ बच्चा था, वो उसने ऐसा बोला पापा मेरे आधे घंटे का शो, उसे कंप्लीट करने के बाद ही मैं देखूंगा, मैं दूंगा आपको रिमोट। तो वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ बच्चा था, यानी नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग है। तो ये थे हमारे सुधरे हुए यानी प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग और बिगड़ा हुआ बच्चा यानी नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग। फ्रेंड्स, आप कौन से टाइप में आते हैं, प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग, अ सीपीयू स्केड्यूलिंग इन विच द प्रोसेस गोज इनटू वेटिंग स्टेट when any high priority process is encountered. Non-primitive scheduling, a CPU scheduling technique in which the process takes a resource and holds it till the process gets terminated or is pushed to the waiting state. वही जैसा मैंने आपको बताया कि हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस एनकाउंटर होती है, तो प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग जो है वो हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस एनकाउंटर होती है। तो प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग क्या करता है, सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस क्या करता है, सीपीयू को हैंड ओवर कर देता है हाई प्रायोरिटी के प्रोसेस को। लेकिन नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग ऐसा नहीं करता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग कौन कौन सी कंडीशन में होती है? तो प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग की कंडीशंस ऐसी हैं। पहली कंडीशन ऐसी है कि जब प्रोसेस रनिंग स्टेट में रहता है और वो रेडी स्टेट में चला जाता है, विच मीन्स जब रनिंग स्टेट में रहता है और रेडी स्टेट में चला जाता है, प्रोसेस वर्क करता रहता है लेकिन वो फिर रेडी स्टेट में चला जाएगा, उसका हाफ पोर्शन ही टास्क कंप्लीट हुआ है, फिर तो वो रेडी स्टेट में चला जाएगा। ऐसी कंडीशन में प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग ही होता है। और दूसरी कंडीशन है व्हेन ए प्रोसेस स्विचेस फ्रॉम वेटिंग स्टेट टू रनिंग स्टेट, वेट कर रहा था अपने टर्न की और फिर वो रनिंग स्टेट में गया। ऑफ कोर्स उसने पहले अपना टास्क खत्म कर लिया था थोड़ा बहुत, उसके बाद वो वेटिंग स्टेट में गया होगा। तो उस टाइप की कंडीशन होती है प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग में। सिमिलरली नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग की कंडीशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग में भी दो कंडीशंस हैं हमारे पास। पहले जब रनिंग स्टेट से प्रोसेस वेटिंग स्टेट में जाता है, मतलब प्रोसेस ऑलरेडी रन कर रहा था फिर वो वेटिंग स्टेट में चला गया। और दूसरी, या तो प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो वो नॉन प्रिमिटिव स्केड्यूलिंग होगा, और अगर प्रोसेस रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में चला गया तब। नाउ कमिंग टू द टाइप्स ऑफ स्केड्यूलिंग। स्केड्यूलिंग के कितने टाइप्स होते हैं? तो स्केड्यूलिंग के फ्रेंड्स हमारे पास 4 टाइप्स हैं स्केड्यूलिंग के। फर्स्ट वन इज FCFS यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सेकंड वन इज SJF यानी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। थर्ड वन इज RR scheduling, round robin scheduling algorithm, and the last one is priority algorithm. Let's discuss them one by one. So सबसे पहले हमारा है FCFS यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जैसा कि फ्रेंड्स नाम में है, जो सबसे पहले आता है सीपीयू उसको मिलता है। ये हमेशा नॉन प्रिमिटिव होता है। FCFS is always non primitive scheduling, क्योंकि जब पहले आ रहा है उसको सीपीयू मिल जा रहा है तो उसे क्या फर्क पड़ता है कि बाद में हाई प्रायोरिटी का टास्क आ रहा है या लो प्रायोरिटी का टास्क आ रहा है। तो FCFS में हमेशा FCFS is always a non primitive scheduling। जैसे कि एग्जांपल है, हमारे पास एक बैंक है। आप बैंक में सपोज जाते हो और बैंक में आप जाते हो और आपके साथ 2 और लोग जाते हैं। सबसे पहले P1 यानी पर्सन 1 पहुंच जाता है जिसको 10 मिनट का काम है बैंक में।
ठीक है। उसके बाद पर्सन 2 पहुंचता है जिसके पास 5 मिनट का काम है। लास्ट में जो है पर्सन 3 पहुंचता है जिसके पास 12 मिनट्स का काम है। तो अभी सबसे पहले FCFS एल्गोरिदम अगर फॉलो करेगा CPU, यानी बैंक, यहाँ पे हमारा बैंक है, तो अगर बैंक FCFS एल्गोरिदम फॉलो करता है तो सबसे पहले जो हमारा P1 है वो जाएगा, वो जाएगा बैंक में। उसके बाद जो है हमारा P2 जाएगा। आफ्टर दैट आवर P3 विल गो। जो जैसे आया वैसे वो एग्जिट होगा, जो जैसे आया वो वैसे अपना टास्क कंप्लीट करके जाता रहेगा। ये हमारा है FCFS एल्गोरिदम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। दिस इज ऑलवेज नॉन प्रिमिटिव। नेक्स्ट इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। एज अ नेम सजेस्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, विच मीन्स कि जो टास्क सबसे छोटा है, यानी जो प्रोसेस सबसे छोटा है, उसी को CPU सबसे पहले मिलना चाहिए। तो अगेन हम सेम एग्जांपल लेते हैं। P1 जो हमारा यानी पर्सन 1 था उसको 10 मिनट्स का टास्क था, पर्सन 2 था 5 मिनट्स का टास्क था, और जो हमारा पर्सन 3 था उसके पास 12 मिनट्स का टास्क था। तो इसमें सबसे छोटा टास्क किसके पास है? ऑफ कोर्स पर्सन 2। तो बैंक सबसे पहले किसको प्रेफर करेगा? पर्सन 2 को। अगर बैंक SJF एल्गोरिदम फॉलो करेगा तो सबसे पहले छोटे प्रोसेस को बोलेगा, यानी पर्सन 2 को बोलेगा कि आप आ जाओ, आपका काम छोटा है, मैं जल्दी कंप्लीट कर देता हूँ। लेकिन और उसके बाद किसको बुलाएगा? P1 को बुलाएगा, क्योंकि उसके बाद तो 10 यानी P1 का टास्क छोटा है P3 के कंपैरिजन में। आफ्टर दैट किसको? P3 को बुलाएगा। P3 का टास्क सबसे बड़ा है एज कम्पेयर टू ऑल 3, तो सबसे लास्ट में वो P3 को बुलाएगा और P3 जाएगा और अपना टास्क खत्म करेगा। तो ये है हमारा SJF एल्गोरिदम। नेक्स्ट एल्गोरिदम इज राउंड रॉबिन एल्गोरिदम। राउंड रॉबिन एल्गोरिदम में हर एक प्रोसेस को एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट प्रोवाइडेड रहता है कि आपको इतने मिनट तक ही CPU के पास रहना है, उसके बाद CPU रिलीज़ कर देना है। तो अभी यहाँ पे हम जो पर्सन का एग्जांपल ले रहे हैं, ऐसा हम सपोज करते हैं कि हर पर्सन को 5 मिनट का टाइम स्लॉट दिया गया है कि 5 मिनट तक आप बैंक में रहिए। अगर आपका काम होता है तो ठीक है, अगर काम बाकी रहता है तो फिर से आप रेडी क्यू में चले जाइए, मतलब फिर से आप वेट कीजिए। तो P1 के पास 10 मिनट्स का टास्क था, तो P1 जो है 5 मिनट तक अपना काम करेगा। P2 जो है वो 5 मिनट्स का टास्क है, तो फर्स्ट टाइम में ही वो अपना टास्क कंप्लीट कर देगा। सिमिलरली जो हमारा P3 है उसके पास 12 मिनट्स का टास्क है, तो वो 2 बार में अपना टास्क कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले कौन जाएगा? P1 जाएगा, 5 मिनट तक काम करेगा, 5 मिनट बाद वो वापस से रेडी क्यू में चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कौन सा जाएगा? P2 जाएगा। ये FCFS की तरह ही होता है। नेक्स्ट हमारा P2 जाएगा, उसके पास 5 मिनट का ही काम था, तो फर्स्ट टाइम में ही अपना टास्क टर्मिनेट कर लेगा और बाहर आ जाएगा। लास्ट में हमारा P3 जाएगा जिसके पास 12 मिनट्स का टास्क है, तो पहले जाएगा अपना 5 मिनट का टास्क कंप्लीट करेगा और उसके बाद वापस से वो रेडी क्यू में चला जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास रेडी क्यू में कौन सा था? तो सबसे पहले हमारे पास रेडी क्यू में P1 था जिसके पास 5 मिनट का टास्क अभी भी बचा है, क्योंकि 10 मिनट्स का टास्क था उसका, तो अभी भी उसके पास 5 मिनट का टास्क बचा हुआ है। तो अब वो रनिंग स्टेट में जाएगा, यानी अपना काम कंप्लीट करने जाएगा। तब तक हमारा जो P3 है वो भी रेडी क्यू में आ जाएगा, क्योंकि उसका भी 7 मिनट का टास्क अभी बाकी है भाई। वो कहाँ जाएगा? तो उसे भी अपना 7 मिनट का टास्क तो कंप्लीट करना है ना, तो फिर से रेडी क्यू में आ जाएगा। तो P1 जो था जिसका 5 मिनट का टास्क बाकी था, वो अपना टास्क पहले कंप्लीट करेगा। फिर P3 अपने 5 मिनट के लिए टास्क के लिए जाएगा, कंप्लीट करेगा। लेकिन P3 के बाद कोई और प्रोसेस नहीं है, तो वो अपना टास्क टर्मिनेट करके ही बाहर निकलेगा। सो नेक्स्ट इज आवर प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग में हर एक पर्सन की कुछ ना कुछ प्रायोरिटी सेट रहती है, हर एक प्रोसेस की एक प्रायोरिटी दी रहती है। बेस्ड अपॉन दैट वो प्रोसेस वर्क करता है। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वो सबसे पहले करेगा,
टास्क कंप्लीट। अभी हमारे पास ये जो पर्सन का एग्जाम्पल है, इसमें हम सपोज कर लेते हैं जो P3 की प्रायोरिटी है वो सबसे ज़्यादा हाई है, उसके बाद P2 की प्रायोरिटी है, उसके बाद P1 की प्रायोरिटी है। तो P3 की हाई है तो सबसे पहले वही जाएगा, उसके बाद P2 गया और लास्ट में P1 जाएगा, बिकॉज P1 की प्रायोरिटी जो है वो सबसे लो प्रायोरिटी है। सो ये था फ्रेंड हमारा CPU स्केड्यूलिंग, इसके टाइप्स। इसके नेक्स्ट सीरीज़ में हम इसके सारे FCFS एल्गोरिदम, FCFS प्रायोरिटी, RR, ये सारे कैसे हमें यूज़ करने हैं, कैसे इसकी कैलकुलेशन करनी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, click on bell icon and like and share our videos.